अस्सलाम वालेकुम सर। या तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, क्वेश्चन पेपर यानी टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज देख रहे थे। ऑब्जेक्टिव बोलते कुछ मकसद होना उसका, वैलिडिटी बोलते दुरुस्त की होना, एक्यूरेसी होना, जो चीज के लिए जो जांच करने के लिए जो चीज बनाई गई वही जांच रहा तो वैलिडिटी है, वो दुरुस्त है बोले सरकार। थर्मामीटर है, थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करने के बजाय आपका वजन बता रहा बोले तो वो दुरुस्त नहीं है, उसकी वैलिडिटी नहीं है बोले सरकार। थर्मामीटर अपना टेम्परेचर बता रहा तो वो वैलिडिटी है उसको। अगर स्पिग्नोमैनोमीटर आपका ब्लड प्रेशर दिखा रहा तो बराबर है, वो उसकी वैलिडिटी है। वजन तोलने का जो तराजू है अगर वेट दिखा रहा आपका तो वो वैलिड है, ठीक है ना। जो पर्पस के लिए जो बनाया गया, पर्पस अगर पूरा हो रहा तो क्वेश्चन पेपर है, फिफ्थ क्लास के लिए बना है क्वेश्चन पेपर, तो फिफ्थ क्लास का एग्जाम ले रहे तो वैलिडिटी है। आप फिफ्थ क्लास का क्वेश्चन बना के एट्थ क्लास का क्वेश्चन पेपर बना के फिफ्थ क्लास को टेस्ट रखेंगे तो वैलिड होता हो नहीं होता, समझ रहे हैं बात को। आपका ऑब्जेक्टिविटी भी पूरा नहीं होता, वो वैलिड भी नहीं कहलाता। क्यों? जो लेवल के लिए जो क्वेश्चन पेपर बनाना है वो लेवल का क्वेश्चन पेपर आपको बनाना चाहिए। उसमें फेस वैलिडिटी रहती, फ्रैक्शनल वैलिडिटी रहती, कंटेंट वैलिडिटी रहती है। इक्वल वेटेज देना है, कंटेंट वैलिडिटी बोलते पूरे यूनिट्स पूरे लेसन्स को कवर करना, ठीक है ना। फेस वैलिडिटी का मतलब क्या बोलता, टॉपिक जो क्वेश्चन जो देते हैं वो रिलेटेड देना, ठीक है ना। फ्रैक्शनल वैलिडिटी बोलते थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शन में आप क्या करना वो कंटेंट को डिवाइड करना। हम बात कर रहे थे रिलेबिलिटी की। रिलेबिलिटी का मतलब क्या बोलता, कंसिस्टेंसी। उर्दू में क्या बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी को, उर्दू में रिलेबिलिटी को हम क्या बोल रहे बोलता, एतमाद वाला भर, एतमाद, एतमाद से क्या बोलते हैं काबिले भरोसा, काबिले एतमाद बोलते हैं रिलेबिलिटी। आपका जो क्वेश्चन पेपर है अगर वो कंसिस्टेंस है, मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन पेपर बनाए आप एट्थ क्लास का, आप कितने बार भी टेस्ट रखो बच्चों को उतने ही मार्क्स अगर आ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं रिलेबिलिटी बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक वेट मशीन पे आप जाके अपना वजन तोल रहे हैं, आप अपना वेट देख लिए, आपका वेट अगर समझिए 60 किलो है, कितने बार भी अगर देखो 60 किलो दिखा रहा तो वो आले को क्या है बोले सर का कंसिस्टेंसी है आपके रिजल्ट में। तो कंसिस्टेंसी अगर है यानी तो उसको क्या बोलते हैं रिलेबिलिटी बोलते हैं। रिलेबिलिटी मिसाल के तौर पे क्वेश्चन पेपर है, आप टेस्ट रखे, बच्चा कितने बार कौन, बच्चे को आप कितने बार भी टेस्ट रखो बच्चा उतने मार्क्स लेके आ रहा तो उसका मतलब क्या है बोलते रिलायबिलिटी है ना, आपको काबिल एतमाद है क्वेश्चन पेपर, बहुत सामान्य है। आप फॉर एग्जाम्पल आपका वेट है, सुबह में उठते जमील सर की क्लास होते वक्त आप वेट देख लिए कुछ और था, आफ्टरनून में लंच दबा के खा लिए, फिर वेट चेंज हुआ, इवनिंग में वलीमे में गए वहां भी फुल दबा के खा लिए, लाल चिकन और ग्रीन चिकन मीठा वगैरह खूब खा लिए, ठीक है ना, फिर वेट बदल गया। तो इसका मतलब वो वेइंग मशीन में, वो वजन तोलने के मशीन में रिलायबिलिटी नहीं है, कहीं को नहीं है बोल दो। अब बहुत डिफरेंस बता रहा समझो, सुबह में 50 किलो दिखा रहा शाम में 50, सुबह में 50 दिखा रहा शाम में 60 किलो दिखा रहा बोले तो मशीन गलत है, उसमें रिलायबिलिटी नहीं। कंसिस्टेंसी आउटपुट में रिजल्ट में उतना ही रहना उसको रिलायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पेपर में रिलायबिलिटी रहती वो क्वेश्चन पेपर वैलिड भी होता, वैलिडिटी भी रहती उसकी। अगर रिलायबिलिटी नहीं है तो वैलिडिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे आपका वेट मशीन आपका वजन क्या कर रहा है, एक बार 50 दिखा रहा है, एक बार 60 दिखा रहा है, एक बार 65 दिखा रहा है, एक बार 55 दिखा रहा, तो उसमें क्या है बोलते रिलेबिलिटी नहीं है। जब रिलेबिलिटी नहीं है तो वैलिड भी नहीं है बोले सरकार। वैलिड का मतलब क्या बनाना है, जो चीज दिखाना है वो चीज नहीं दिखा रहा, जो चीज की पैमाइश करना है वो पैमाइश नहीं कर रहा, जो चीज की जांच करना है वो चीज की जांच नहीं कर रहा, तो वैलिड वैलिड नहीं है। तो जब रिलेबिलिटी नहीं है तो वैलिडिटी भी नहीं रहती। तो वैलिडिटी रिलेबिलिटी इस तरह से एक दूसरे से क्या है मतलब जुड़े हुए हैं। प्रैक्टिकेबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी बोलते हो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी होना, कुछ उसके मकासद भी होना, और वो वैलिड भी है ना। वैलिड बोलते हो आप रिलेटेड क्वेश्चंस देना, एथ वाला बोलते फिर एथ के क्वेश्चंस रहना उसमें। रिलेबिलिटी भी ना, रिलेबिलिटी बोलते हो आप कितने बार भी टेस्ट रखो उतने ही मार्क्स आना बच्चों को। एक बार फुल 100 मार्क्स आ रहे हैं, एक बार 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर रिलेटेड नहीं। एक बार आपका वेट 50 किलो दिखा रहा है, एक बार वेट आपका 70 किलो दिखा रहा, तो इसका मतलब वो मशीन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, काबिल भरोसा नहीं है, काबिल एतमाद नहीं हो मशीन, ठीक है ना। थर्मामीटर सुबह में एक टेम्परेचर दिखा रहा है, रात में खूब बुखार दिखा रहा, तो वो थर्मामीटर भी सही नहीं है सर। हालांकि मिजाज आपका अच्छा है मगर टेम्परेचर ज्यादा दिखा रहा कम दिखा रहा, तो वहां पर वो थर्मामीटर का ना वैलिडिटी है और ना ही उसका रिलेबिलिटी है। रिलेबिलिटी जो चीज में रहती है उसमें वैलिडिटी कंपलसरी रहती है, ये लॉजिक है एक्चुअली। तो जब रिलेबिलिटी भी है वैलिडिटी भी है बोलते जाहिर सी बात ऑब्जेक्टिविटी भी रहती है, ठीक है ना। जब तीन चीजें हैं उसमें, वो टूल में, वो टेस्टिंग टूल में, वो क्वेश्चन पेपर में, वो आने में, वो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में, तो जब ऑब्जेक्टिविटी वैलिडिटी रिलेबिलिटी है तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल एबिलिटी भी रहती है, यानी आप उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और वहां पर आप मनी है टाइम है सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं बोलते सेव कर सकते हैं।
उसके बाद हम एवैल्यूएशन की बात करेंगे। एवैल्यूएशन आपको मैं 3 किस्म के बोला था, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव एवैल्यूएशंस बोला था। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन यानी हम उसको उर्दू में क्या बोल रहे हैं, तशखीसी जांच बोल रहे हैं उर्दू में, तशखीसी जांच, ठीक है ना। तशखीसी जांच कब करते हैं हम बोले तो प्री फेस टीचिंग में। आप टीचिंग शुरू करने से पहले जो टेस्ट करते हैं उसको तशखीसी जांच बोलते हैं। ये एक्चुअली प्रिस्क्रिप्टिव में रहता है, एक्चुअली प्रिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, नुस्खादार बोले सर, नुस्खादार बोले तो आप क्या करते हो, बोलते बच्चों को आप उस बच्चों की वीकनेस क्या है, बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है मालूम करने के लिए, उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, लर्निंग डिफिकल्टी लेवल, बच्चों में क्या खामी क्या और खूबी है और क्या और उन लोगों में और अच्छी चीजें हैं, क्वालिटी से सारी चीजें देखने के लिए आप डायग्नोस्टिक टेस्ट आप यूज करते हैं। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन का माने क्या होता है, तशखीसी जांच है। डायग्नोस्टिक के माने क्या बोलते हो, एक बीमारी को डॉक्टर जांचने से पहले, उसकी दवा लिखने से पहले आपका एक टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट को हम डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन बोल रहे हैं। यानी बिफोर इंस्ट्रक्शन, या फोर्थ पॉइंट लिखा होगा बिफोर इंस्ट्रक्शन होता है पढ़ाने से पहले, उसको हम प्रीफेस टीचिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बोलते, उसकी बेस पे क्या करते बोलते, आप ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन को डिजाइन कर लेते हैं। हाँ, ये आज मेरी क्लास में जो बोलने जा रही हूँ उस क्लास से मैं ये मकासद को हासिल करूंगी या करूंगा बोल के लिख लेते हैं आप लेसन प्लान। तो लेसन प्लान प्रिपरेशन डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन में आता, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन में आता, समेटिव एवैल्यूएशन में आता। लेसन प्लान प्रिपरेशन किधर आता बोले तो ये डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन अच्छा होता है। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशंस को आप डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन समझ गया ना, डायग्नोस्टिक प्री फेस टीचिंग। इससे पहले भी मैं आपको समझा था। फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन क्या है बोलता, ये ड्यूरिंग द कोर्स, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, तशकीली जांच बोल रहे हैं। आप ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, पढ़ाते वक्त क्या करते हैं, बच्चों का मुआयना करते हैं। ये डेवलपमेंटल एवैल्यूएशन बोलते हैं इसको, यानी उर्दू में क्या बोल रहा हूँ, तरक्याती जांच है ये, डेवलपमेंटल। आपको कल सीटेट में पूछा विच इज द डेवलपमेंटल एवैल्यूएशन बोलता, फॉर्मेटिव को टिक करना, ठीक है ना। डेवलपमेंटल में तरक्याती, बच्चों को आप पढ़ाते पढ़ाते उनकी तरक्की को देखते, तरक्की को आप क्या करते हैं, तय करते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यहाँ पर फॉर्मेटिव में आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या कर सकते हैं बोलते, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों का फीडबैक और आपका फीडबैक, आपका आउटपुट क्या है, आप अपने आप को और बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौर, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के दौर, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी इंटरैक्टिव टीचिंग सेशन में, इंटरैक्टिव टीचिंग फेज में, यानी पढ़ाते वक्त आप क्या कर सकते हैं बोलते जांचते वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है ना। एफए जो बोलते हैं ये वही है एक्चुअली। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं बोलते, सूटेबल टीएलएम्स और सूटेबल मेथड का इंतखाब कर सकते हो, और सूटेबल टीएलएम और मेथड को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। किसकी बेस पे, डायग्नोस्टिक के बेस पे। उसके बाद समेटिव इवैल्यूएशन हमारे पास, समेटिव बोलते हम क्या बोल रहे हैं, मजमूई जांच बोल रहे हैं इसको। ये क्या होता है बोलते, जजमेंटल है एक्चुअली। जजमेंटल का मतलब क्या है बोलते, ये फैसले से मुताल्लिक है, फैसला यानी एक कोर्स पूरा खत्म होने के बाद आप जो फैसला लेते हैं, आखिरी में जो एग्जाम लेते हैं साल के आखिरी में, उसको हम समेटिव टेस्ट बोलते हैं, समेटिव एग्जाम बोलते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चों का जो अचीवमेंट होता है उसको आप मेजर करते हैं, ठीक है ना। टेस्ट में कितने नंबर आए, कितने अदद आए, ठीक है ना। वो अचीवमेंट को क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। और उसको क्या करते हैं, ग्रेड देंगे, ग्रेडिंग या सर्टिफिकेट देते हैं। वो ग्रेडिंग देना ही क्या कहलाता है, जजमेंट कहलाता है। जजमेंट कुछ हम इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज में क्या करते हैं, ये टेस्ट रखते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन। एंड ऑफ द कोर्स बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट फेस टीचिंग बोलते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते प्री फेस टीचिंग, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते इंटरैक्टिव टीचिंग, समेटिव इवैल्यूएशन बोलते पोस्ट फेस टीचिंग बोलते हैं। इवैल्यूएशन दो किस्म का है, एफए है हमारे पास, एसए है। इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग, इवैल्यूएशन ऑफ टीचर एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट, दोनों का होता है इवैल्यूएशन। खाली बच्चों का इवैल्यूएशन होता है। और एक बात अच्छा खोल के कान खोल के सुन लो आप लोग, इवैल्यूएशन मतलब खाली बच्चों की जांच समझेंगे। ये जो इवैल्यूएशन जो होता है, जांच जो होता है, तयन खदर जो होता, ठीक है ना, वो बच्चों का नहीं बल्कि टीचर का भी होता। बच्चे किस हद तक सीख रहे हैं, बच्चे किस हद तक समझ रहे हैं मेरे मेथड को, मेरे टीएलएम को, मेरे तरीके को, और कुछ मैं इसमें रद्दबदल करूं, तरीके को बदलाऊं, बोल के आप क्या कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेजरमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, मैं आपको बता दिया। गेटिंग मार्क्स, नंबर किसी को आ रहे हैं बोलते वो मेजरमेंट है, और वो मार्क्स की बेस पे आप जो ग्रेड दे रहे हो इवैल्यूएशन, ठीक है ना। ये क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, ये एदादी मरहला है, ये क्वालिटेटिव प्रोसेस है। ये क्या है बोलते, क्वालिटेटिव प्रोसेस है, ये क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। ये मकदारी है, ये मियारी है, ठीक है ना। ये मेजरमेंट के स्कोर्स क्या होते हैं, बेस्ड ऑन सम टेस्ट, एक टेस्ट करके जो स्कोर्स आते हैं उसको मेजरमेंट बोल रहे हैं। यहाँ क्या करते हैं, सिस्टमेटिक गैदरिंग ऑफ स्कोर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग डिसीजन। पूरे मार्क्स टू डिसीजन लेकर क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं।
एवेल्यूशन के माने क्या होता है? मेजरमेंट प्लस वैल्यूज, वैल्यू बोलते डाटा नंबर्स प्लस जजमेंट, ये तीन चीजों को मिला के एवेल्यूशन बोलते हैं। एवेल्यूशन में तो आसान नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें जजमेंट रहता, इसमें एक तो पहले मेजरमेंट, ये मेजरमेंट की बेस पे कुछ वैल्यूज दे रहते हैं, उसको वैल्यूज को ग्रेड देते हैं, ग्रेड देना होता है जजमेंट। ये दो तीन चीजों को मिला के एवेल्यूशन। और एक बार आपको असेसमेंट और एवेल्यूशन क्या है मैं बताता हूँ। असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव हो सकता है, फॉर्मेटिव होता है तशकीली। एवेल्यूशन होता है समेटिव, आखिरी में जो होता है जजमेंट होता है। ये असेसमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस है, और एवेल्यूशन क्या होता है? फाइनल, फाइनल रिजल्ट है एवेल्यूशन, ठीक है ना। असेसमेंट क्या के लिए करते बोलते हो? टीचिंग और लर्निंग इंप्रूव करने के लिए असेसमेंट यूज करते हैं। एवेल्यूशन क्या के लिए यूज करते हैं बोलते हो? ये फाइनल रिजल्ट में क्वालिटी मालूम करने के लिए, आखिर क्या हुआ, कहाँ तक सीखे बच्चे, हम कितना इनको पढ़ा सके, हम हमारे तालीम मकासद में हम कामयाब हुए नहीं हुए, हमारी टीचिंग सही है नहीं है, मालूम करने के लिए एवेल्यूशन होता। ये क्या है? असेसमेंट का तो प्रोसेस ओरिएंटेड है, असेसमेंट क्या है? प्रोसेस ओरिएंटेड है। एवेल्यूशन क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब क्या है बताओ मेरे को? प्रोडक्ट क्या है? उसी चीज को प्रोडक्ट बोलेंगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या है बोले तो, बच्चा पास हुआ फेल हुआ, बच्चा ए ग्रेड आया बी ग्रेड आया, वो प्रोडक्ट है हमारा एक्चुअली, है ना, नतीजा क्या है हमारा। तो असेसमेंट क्या है? ये फिर क्या है? प्रोसेस ओरिएंटेड है। बोलते हैं वहां पर आप क्या कर रहे हैं बोलते बच्चों को ऑन इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स या इन द फॉर्म ऑफ रेटिंग स्केल। ये प्रोसेस ओरिएंटेड, आप क्या करते हैं? प्रोजेक्ट दे सकते हैं, रेट कर सकते हैं बच्चों को, और टीचिंग लर्निंग कैसी चल रही, ये प्रोसेस चल रहा। वो प्रोसेस खत्म होने के बाद क्या रहता? प्रोडक्ट रहता। प्रोसेस जब खत्म हो जाता कोई सा भी, वो नतीजा था उसके बाद, तो नतीजा इवैल्यूएशन है। प्रोसेस जो है, मरहला जो है, अमल जो है, वो असेसमेंट है। ये अमलावारी है, तो ये क्या है बोलते? ये नतीजावारी है इवैल्यूएशन। और असेसमेंट का मतलब क्या बोलते हो? हाउ लर्निंग इज गोइंग, लर्निंग कैसे चल रही है, यानी इक्तिसाब किस तरह पेश आ रहा, व्हाट हैज बीन लर्नड। एवोल्यूशन में क्या देखते हैं? क्या सीखे, कितना सीखे देखते हैं एवोल्यूशन में। असेसमेंट में कैसा सीख रहे देखते हैं, हाउ बोलते हैं। ये एवोल्यूशन में कितना सीखे देखते हैं। असेसमेंट डायग्नोस्टिक हो सकता, तो एवोल्यूशन जजमेंटल हो सकता। जजमेंटल के माने वी प्रमोट, हम बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं इवैल्यूएशन के बेस पे, जजमेंट के बेस पे। यही था तो उसको नाइन्थ को भेज सकते हैं। वी कैन डिटेन, हम बच्चों को डिटेन भी कर सकते हैं। तुम अच्छा नहीं पढ़ रहे, तुम्हारा मार्क्स कम है आईसीटी में, तुम नाइन्थ वाला नाइन्थ में रहो, एथ वाला एथ में रहो, वी गिव ग्रेड्स एंड सम ग्रेड्स पॉइंट्स, वो इवैल्यूएशन है, ठीक है ना, उसको जजमेंटल बोलते हैं इसलिए। और यहाँ क्या करते हैं असेसमेंट में, इधर सेवंथ पॉइंट, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। यहाँ क्या करते हैं असेसमेंट में, एफए में, बच्चे में कौन से एरिया में इसको डेवलप करना है, क्या इसको लिखना नहीं आ रहा, क्या इसको पढ़ना नहीं आ रहा, इन्हें मैथ्स में वीक है, इंग्लिश में वीक है, सोशल में वीक है, बल्कि क्या करते हैं असेसमेंट की बेस पे हम डिसाइड करते हैं। या एवेल्यूएशन में क्या करते हैं? अराइव्स एट एन ओवरऑल ग्रेड स्कोर, आखिरी में आप कितना मेहनत कर सकते हैं, एक साल कर लेते हैं, आखिरी में उन्हें डी ग्रेड वाला कम से कम सी ग्रेड या बी ग्रेड तक तो आ जाता, उसको एवेल्यूएशन में अराइव एट एन ओवरऑल ग्रेड, यानी एक मंजिल पे आके जो पहुंचना, कोई ना कोई ग्रेड पे आके जो रुक जाना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एवोल्यूशन बोल रहे हैं। यहाँ पर सीसी देखिए, सीसी का मतलब क्या है? कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। उर्दू में क्या बोल रहे हैं इसको? बोलते हैं मुसलसल जामे जांच बोल रहे हैं। कंटिन्यूस के माने क्या है बोलते हो? शुरू से लेके आखिरी तक, यानी ये फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, जो बीच में जो वक्त होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट जो होता है, टेस्टिंग, डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग गैप्स, यूज करेक्टिव मेजर्स, रीटेस्टिंग, टेस्ट कर रहे हैं, वो गैप्स कुछ आ रहे होते हैं उसको रीटेस्ट कर रहे हैं, स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, रिमीडियल क्लासेस ले रहे हैं, स्पेशल टेस्ट रख रहे हैं, आईसीपी रख रहे हैं, एंड फीडबैक, आपका भी फीडबैक, बच्चे का भी फीडबैक, आप सही पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, आप सबल से पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, इखलास ईमानदारी से पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, ये सारी चीजें क्या होता है मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस में रहते हैं। फीडबैक ऑफ एविडेंस टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, देखिए फीडबैक का मतलब खाली बच्चे नहीं है, टेस्ट का मतलब खाली बच्चे नहीं है, एवेल्यूएशन का मतलब खाली बच्चे नहीं है, असेसमेंट का मतलब खाली बच्चे नहीं, यहाँ पर टीचर्स भी है, स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी है, लर्निंग के साथ साथ टीचिंग भी है। स्टूडेंट्स फॉर देयर सेल्फ एवेल्यूएशन, टीचर भी अपना सेल्फ एवेल्यूएशन कर लेना, स्टूडेंट भी अपना सेल्फ एवेल्यूएशन करना कंटिन्यूअसली। कब से कब तक? स्कूल खुले जब से, जून से लेके अप्रैल तक, सुबह से लेके शाम तक, और पीर से लेके इतवार तक काम चलते रहता। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसा कि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है बल्कि बोले थे ना हम, तो ये हमारा लर्निंग भी, ये हमारी टीचिंग भी क्या है बोलते कंटिन्यूअस प्रोसेस है बोलते हैं। इसी से हमको मालूम पड़ा। सीसी का जिक्र कहा है आरटीई के सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन एच में सीसीई का तस्करा किया गया, उसकी बुनियाद पे, इसकी बुनियाद पे होवर्ड गार्डन की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बुनियाद पे। कॉम्प्रिहेंसिव के माने क्या है बोले तो यही है, देखो, comprehensive means assessment of scholastic as well as co-scholastic,
आप निसाबी और गैर निसाबी चीजों को जांचते। वो करिकुलर के माने क्या है बोले तो, करिकुलर बोले तो 3 लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट को हम करिकुलर बोलते हैं, स्कॉलास्टिक बोलते हैं उसको। वो करिकुलर के माने क्या है, इन चीजों, इन 6 सब्जेक्ट्स के अलावा, 3 लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट के अलावा जो चीजें होते हैं को करिकुलर होते हैं। एनसीसी है, स्पोर्ट्स है, एनएसएस है, कल्चरल, म्यूजिक, ड्रामा, जो भी बच्चे के जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, उनको भी हम मद्देनजर रखते हुए स्कॉलास्टिक करिकुलर पे भी हमको फोकस करना रहता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूड्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, 3H, कॉग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन, तीनों को मिला तो कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। कॉग्निटिव बोलते नॉलेज, अफेक्टिव डोमेन बोलते फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर्स, और साइकोमोटर डोमेन होते हैं स्किल्स और एक्शंस को हम साइकोमोटर डोमेन बोलते हैं। तीनों को चीजों को मिला के हम क्या बोलते हैं बोलते कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। CCE actually believes that one time examination is to the learner, एक ही बार एग्जाम रखना बच्चों को, बार बार एग्जाम नहीं रखना। अकॉर्डिंग टू RT सेक्शन 29 CCE was implemented, फंडामेंटल राइट है हमारा ये। RT क्या है, फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर सेक्शन 29 CC की वजाहत करता। NCF 2005 करिकुलम भी क्या बोलता, NCF 2005 की बुनियाद पे, और बोथ इन्फ्लुएंस्ड CCE फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल करिकुलम। तो ये CCE सेक्शन 29 और 2005, RT 2009 और NCF 2005 दोनों क्या करे बोल तो CCE पे ज्यादा इन्फ्लुएंस करे बोल के यहाँ पर बता रहा। टेस्ट क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, और एक चीज मैं आपको बता, टेस्ट में क्वेश्चंस कम होते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। फ्यू क्वेश्चंस मोर क्वेश्चन। टेस्ट बोले तो यस से, और एग्जामिनेशन बोले तो यस से, ठीक है ना। और टेस्ट छोटा होता, एग्जामिनेशन बड़ा होता। प्रिपेयर्ड बाय टीचर्स, प्रिपेयर्ड बाय बोर्ड। एग्जाम जो होते हैं प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर कौन बनाते, बोर्ड वाले बनाते। टेस्ट कौन बनाते, टीचर्स बनाते। फ्यू एरियाज आर कवर्ड। टेस्ट में टेस्ट छोटा रहता, स्लिप टेस्ट, तो क्या करते, आधे घंटे का रहता, बल्कि उसमें एरियाज कवर कम करते, क्वेश्चंस भी कम रहते, छोटे क्वेश्चंस रहते, कम रहते, डोमाइंस भी कम रहते। एग्जामिनेशन में क्या होता है, मोर एरियाज आर कवर्ड, पूरे सब्जेक्ट्स को, पूरे डोमाइंस को, ज्यादा सिलेबस को कवर करते हुए बोर्ड वाले बनाते। इतना डिफरेंस याद रख लो। टेस्ट क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, आपको समझाते। और आखिरी चीज सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी बताता हूँ। सब्जेक्टिविटी क्या है बोलते, दौरान क्या बोलते, एवेल्यूशन। एवेल्यूशन के टाइम क्या होता है, आंसर स्क्रिप्ट को चेक करते वक्त अगर कुछ इमोशनल इन्फ्लुएंस उस पे है एवेल्यूएटर का, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वो उसका जो असर कैसा हो सकता है, इन्फ्लुएंस कैसा हो सकता है एवेल्यूएटर का बोले तो, हैंड राइटिंग अच्छी है तो मार्क्स ज्यादा डाल सकते हैं बच्चे की। लेंथ ऑफ द आंसर, आंसर बड़ा है तो मार्क्स अच्छे डाल सकते हैं या कम डाल सकते हैं। हैंड राइटिंग अच्छी है भी तो कम डाल भी सकते हैं, ज्यादा भी डाल सकते हैं। या ना तो पास्ट एक्सपीरियंस अगर एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस, पुराने तजुर्बे की बुनियाद पे मार्क्स कम डाल सकते हैं, ज्यादा डाल सकते हैं। खाली आंख पूछ के मार्क्स डाल सकते हैं, कलर को देख के मार्क्स डाल सकते हैं। अगर उसमें कोई खुशबू इस्तेमाल कर रहे हैं, परफ्यूम सेंट यूज कर रहे हैं, तो उसको मार्क्स है। ऐसे टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो होते हैं वो सब्जेक्टिविटी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में सब्जेक्टिविटी का चांस होता। सब्जेक्टिव बोलते वो जो आदमी है जांचने वाला, उसकी उसकी क्या बोलते हैं, दाखिली दाखिली कैफियत होती इसमें सब्जेक्टिविटी में, यानी उसकी जातियत चलती वहां पर जांचते वक्त, उसको सब्जेक्टिविटी बोलते हैं। इस चीज को दूर करने के लिए हमारे पास क्या लेके आते हैं बोलते, ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी क्या करते हैं बोलते, आंसर स्क्रिप्ट देखने का वहां पर कोई इन्फ्लुएंस होने का कोई तरीका नहीं है, पर्सनल इमोशंस के ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है, उसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिविटी बोलते हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में, एक फिल इन द ब्लैंक में बच्चा एक आंसर दे दिया, आप उसको 1 मार्क देना है, तो 1 मार्क किस देना पड़ता है उसको। राइटिंग अच्छी है बोल के ज्यादा नहीं दे सकते, राइटिंग बुरी है बोल के कम भी नहीं दे सकते। अगर एक एक क्वेश्चन का आंसर समझे सी है, समझो सी बोल के टिक कर दिया बच्चा 10th क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ये उसमें सी बोल के लिख दिया, उसकी राइटिंग बुरी है बोल के आप उसको मार्क्स कम नहीं करते, राइटिंग अच्छी है बोल के वो 1 को 2 भी नहीं कर सकते। 1 मार्क्स है तो 1 ही देना उसको, उसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। मैचिंग टाइप रहते, ट्रू फॉल्स रहते, वन वर्ड आंसर्स रहते, एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास बहुत सारे, तो इसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। डिफरेंस कुछ नहीं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, आंसर लॉन्ग आंसर्स या शॉर्ट आंसर को चेक करते वक्त राइटिंग अच्छी है या मेरी मर्जी में ज्यादा डालता हूँ, ये मुसलमान है मैं इसको ज्यादा डालता हूँ, उर्दू मीडियम का है ज्यादा डालता हूँ, हिंदू है इसको ज्यादा डालता हूँ, ऐसा जो अपनी जानकारी होती, जो अपनी कैफियत होती, उसको सब्जेक्टिविटी बोलते हैं। सब्जेक्टिविटी को दूर करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी को चेक करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे पास 4-5 किस्म के होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैच टाइपिंग, ट्रू और फॉल्स, ये सारी चीजें होती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए कौन सा स्पेसिफिकेशन यूज में आता, नॉलेज जो ऑब्जेक्टिव है उसका एक स्पेसिफिकेशन है रिकॉल, रिकॉल। और
मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चंस को आंसर टिक करने के लिए बच्चे के पास कौन सी ऑब्जेक्टिविटी होना, वो तो नॉलेज होना, और वो नॉलेज के अंदर कौन सा स्पेसिफिकेशन होना, मतलब रिकग्निशन होना, शनाख्त करने की, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, उसको वो शनाख्त करके टिक करना क्या कहलाता है, तो रिकग्निशन कहलाता है। कौन से क्वेश्चंस होते हैं, तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से आपको मैं आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी चीज मैं आपको ये बताता चलूं, वैलिडिटी रिलायबिलिटी क्या है। वैलिडिटी इज एन इवैल्यूएशन ऑफ एक्यूरेसी, यानी दुरुस्त है नहीं है, सवाल दुरुस्त है नहीं है, ये आला दुरुस्त है नहीं है, जो बोलते हैं उसको वैलिडिटी बोलते हैं। एज वेल एज अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएट दुरुस्त की, सही है नहीं है, गलत है, या कुछ खराबी है इसमें, खामी है, के लिए इंटरप्रिटेशन एंड यूजेस ऑफ द रिजल्ट। ऑल वैलिडिटी टेस्ट है रिलेबिलिटी, जो भी टेस्ट वैलिड रहता उसमें रिलेबिलिटी भी रहती। एज रिलेबिलिटी इज नेसेसरी फॉर वैलिडिटी, वैलिडिटी होना बोले तो उसमें रिलेबिलिटी भी होना पड़ता। रिलेबिलिटी का मतलब क्या है? रिलेबिलिटी रेफर्स इफ टेस्ट यील्ड्स डिपेंडेबल स्कोर्स, दैट इज इफ द स्कोर्स डू नॉट फ्लक्चुएट, जो रिजल्ट है आपका, जो टेम्परेचर है उतना ही दिखा रहा थर्मामीटर, तो थर्मामीटर को रिलेबिलिटी है बोले का नहीं। वेइंग मशीन है, वजन चेक करने का, कभी भी सुबह में देखो, दोपहर में देखो, शाम में देखो, वही वेट बता रहा। 1-2 किलो का फर्क छोड़ दो, क्योंकि आप लंच करते 1 किलो का और डिनर करते 2 किलो का, तो 2-3 किलो का फर्क दिखा रहा तो कोई बुरी बात नहीं है। गलत फर्क दिखा रहा तो उसमें रिलेबिलिटी नहीं है बोले सरकार, ठीक है ना। तो in other words, the score obtained by a learner will be close to the score he would given again without any interaction. सुबह में जो वजन था, दोपहर में भी वही वजन है, शाम में भी वही वजन है, कल भी वही वजन है, 2 दिन का भी वही वजन है, सेम बता रहा, तो उसमें रिलेबिलिटी, कंसिस्टेंसी है बोले सरकार। रिलेबिलिटी इज नेसेसरी फॉर वैलिडिटी, वैलिडिटी होना बोलते रिलेबिलिटी होना, रिलेबिलिटी होना बोलते वैलिडिटी होना, ये दो एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें हैं। वैलिडिटी बोलते जो आला जिस चीज के लिए बनाया गया वो मकसद पूरा अगर कर रहा तो उसको वैलिडिटी है बोलते हैं। थर्मामीटर है तो थर्मामीटर का काम दर्जे हरारत चेक करना है, दर्जे हरारत नहीं चेक करके उन्हें वजन चेक कर रहा थर्मामीटर, क्या कहते हैं थर्मामीटर कुछ और चेक कर रहा, ब्लड प्रेशर चेक कर रहा, तो वो आला में वैलिडिटी नहीं है बोलते। आपका क्वेश्चन पेपर यही के लिए बनाया आप, तो यही को नहीं रखे, 5th को रख रहे तो वो क्वेश्चन पेपर वैलिड नहीं होना था। और उसमें फिर आप एक क्वेश्चन पेपर एक बच्चे को दिए, उसको सुबह एक बार आज क्वेश्चन पेपर लिखाओ, उसको 60 मार्क्स आए, कल लिखाओ सेम क्वेश्चन पेपर, तो फिर उसमें 60 मार्क्स ही चाहे, कितने बार भी देखो उतने मार्क्स आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी है उसमें, तो उसमें रिलायबिलिटी है, यानी काबिल एतमाद है बोले सरकार रिलायबिलिटी। तो दुरुस्तगी भी होना क्वेश्चन पेपर में, रिलायबिलिटी काबिल एतमाद भी होना, और फिर प्रैक्टिकेबिलिटी इस्तेमाल करे जैसा भी रहना, और ऑब्जेक्टिविटी उसमें कुछ मकासद भी होना, ये 4 चीजें एक टेस्ट के बेहद जरूरी है। तो इस तरह से मेरी यहाँ मैं क्लास को खत्म करता चलो, मेरे को बहुत बिजी है, बहुत काम है मेरे को। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो 2-3 मिनट के अंदर जल्दी सवाल पूछिए, उसके बाद खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत काम है, बोलिए जल्दी फास्ट क्वेश्चंस। बोलिए जरा सब क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या है बोले तो डिस्क्रिप्टिव आंसर आता है उसमें। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है बोले तो वहां पर बच्चे की क्रिएटिविटी जांची जाती, और क्लोज्ड क्वेश्चन में क्या होता है, क्लोज क्वेश्चन का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। डू यू रीड तेलुगु बोल के पूछते, यस आई रीड बोलता हूँ, खत्म, क्लोज एंडेड है, यस और नो में आंसर आता। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता बोले तो यस और नो में आता। डू यू लाइक और नॉट बोले क्वेश्चन पूछा अपन उसको, तो आंसर क्या था बच्चा, यस तो भी देता, नो तो भी देता, वो क्लोज एंडेड है, ठीक है ना। अगर हम उसको सेम क्वेश्चंस को व्हाई डू यू लाइक आइसक्रीम्स मोर, व्हाई डू यू लाइक चॉकलेट्स मोर वाला क्वेश्चन अगर पूछे तो बच्चा बोलता आई लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट इज कूल, इट इज लेंथी, इट इज टेस्टी, इट हैज लव माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय फ्रेंड, आई एंजॉय, और कुछ लंबा आंसर दिया, तो उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो क्या होता टाइम की बुनियाद पे और आपके एनर्जी मनी की बुनियाद पे, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था प्रैक्टिकेबिलिटी की जो बात आती, प्रैक्टिकेबिलिटी की बुनियाद पे, यूजेबिलिटी की बुनियाद पे क्या करते बोले तो आप क्वेश्चंस के टाइप को भी डिसाइड करते। जनरली सर्वे में देखते बाद लोग, ज्यादा लोगों के पास टाइम नहीं रहता, इसलिए यस नो में टिक करके दिया लेते, नहीं तो रेटिंग्स रहता 1 2 3 4 5 रेटिंग, लिकट रेटिंग स्केल बल के रहता। डू यू लव, हाउ मच यू लव, 5 डाले तो मोर, 1 डाले तो लेस, 3 डाले तो एवरेज, ठीक है ना। तो वो क्या होता बोले तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता बोले तो क्रिएटिविटी बच्चे की मालूम नहीं होती, अपन उन्हें खुला उन्हें समझा नहीं सकता, लेंथी आंसर नहीं दे सकता। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या है बोले तो लंबा समझाता, वहां पर क्रिएटिविटी देखे जा सकती, उन्हें लंबे आंसर में फोटो ला सकता, समझ गए ना सब, क्रिएटिविटी को चांस रहता ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम सर, 3S डोमेन के बारे में
कौन सा 3S डोमेन में 3S डोमेन, last- H बोल दो हेड बोल दो कॉग्निटिव डोमेन, और एक हार्ट H, और एक हार्ट बोल दो अफेक्टिव डोमेन, हार्ड वाला और एक हैंड बोल दो साइकोमोटर डोमेन, ठीक है ना। अफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक किससे बोल दो ओपन एंडेड क्वेश्चन से। बच्चा क्रिएटिविटी प्रेजेंट कर रहा है, अपना ओन आंसर लिख रहा बोले तो अपने दिल से लिखता है, शास्त्रार्थ जो लिखता है दिल से लिखता, उसका ताल्लुक ओपन एंडेड क्वेश्चन का ताल्लुक क्या है बोले तो अफेक्टिव डोमेन से। अगर आप अफेक्टिव डोमेन को चेक करना चाह रहे हैं बच्चे के, तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन देना। ओपन एंडेड क्वेश्चन बोले तो क्या देना आपको, आप हिंदुओं की शादी में भी गए, मुसलमानों की भी शादी में भी गए, क्रिश्चियन की शादी में भी गए, क्या फर्क महसूस करें, क्या अच्छा दिखा क्या बुरा दिखा, तो लंबा आंसर लिखता हूँ, उसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। अफेक्टिव डोमेन को टेस्ट करने के क्वेश्चन सही है। और कुछ क्वेश्चन जल्दी बोलिए, फरहाना सुल्ताना कुछ पूछना चाह रहा है, मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ, बहुत काम है मेरे को। रीइंफोर्समेंट हाँ, रीइंफोर्समेंट तो बार बार हम क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट का मैं आपको पिक नहीं भेजा, रीइंफोर्समेंट का नहीं भेजा मैं आप लोगों को, नहीं भेजा, नेक्स्ट क्लास में भेजता हूँ। रीइंफोर्समेंट तो कमक बोलते हैं उर्दू में, मुहर्रिका बोलते हैं। आप मेरे को अगर क्वेश्चन पूछे तो ना यू स्टूपिड, नॉनसेंस, इडियट, शट बोलता, क्या होता बोलता, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर मैं आपको आपके आंसर को वेरी गुड, सुपर, एक्सीलेंट, जबरदस्त आंसर दिया, थम्स अप बताया, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट वर्क एज ए मोटिवेशन। रीइंफोर्समेंट क्या है बोले तो आने उसको सपोर्ट करना, ठीक है ना। रीइंफोर्समेंट के माने क्या है बोलते, मुहर्रिका पता करने को बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रायल एंड एरर में या ना तो लर्निंग थ्योरीज में हम देखे थे, उसको स्किनर क्या करा था बोलता, चूहे को या कबूतर को करंट शॉट लगाया था। क्यों? पुरानी आदत को निकाल देने के लिए करंट शॉट लगाया। तो जैसा उन्हें खटके को करंट शॉट लगा तो उन्हें खटका दबाना छोड़ दिया चूहा, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। जब भी खटका दबाया तो उन्हें गोली डालता था स्किनर, वो पिंजरे में, वो जो मशीन था ना उनका, जो पजल बॉक्स था, उसमें गोलियां डालते थे। कौन सी गोलियां? कबूतर जो ग़िज़ा को पसंद करता, उसमें वो ग़िज़ा फेंकते थे वो लोग। तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। उससे क्या होता था, उसको मोटिवेशन आता। हम बोलते वेरी गुड, शाबाश बेटा, एक्सीलेंट, सुपर बोलते ना। मोटिवेट को डेवलप करने के लिए जो प्रोसेस है, जो एक्शन है, उसको रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है ना। आप बच्चे को मार रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम उन्हें मूवी नहीं खोलते क्लास में। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होना कभी कभी, मगर एक कंस्ट्रक्टिव वे में होना, तामीरी तरीके से होना। आप लकड़ी लेके रपार आप उसको मार रहे हैं तो उन्हें जिंदगी में आपकी क्लास पसंद भी करना पसंद नहीं करता, क्लास में आपके आंख में आंख नहीं डालता, इन्हें बुरे है बल्कि दिल में पड़ जाता उसके। तारे जमीन पर फिल्म देखो, ईशांत को क्लास में से बाहर निकल जाओ तो टीचर चिमड़ी डाल के क्यों करके जाता है, और करे अपना। अच्छा देखो, मैं वीडियो भेजा था 15 मिनट का, क्लास में बाहर जाते जाते उसके क्लासमेट को बताता, यूं बोलता, इसका यूं का मतलब क्या बोलता, मैं जीत गया, मैं बाहर। तो क्लास पसंद नहीं है वो टीचर की। वो आमिर खान की क्लास में खुशी से बैठता हूँ। क्यों? ट्रेन टीचर है आमिर खान, वो फिल्म में जो टीचर है, उन्होंने जमीन सारी क्लास सुने होंगे, इसलिए क्लास में एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, बम बम बोले गाना गाते ना टीचर। आप लोग भी गाना गा के बच्चों के साथ डांस करो, खुशी उन लोगों के साथ, उनके दिल में जगह बना के, उनके दिल को, उनकी जिंदगी में आप एक ऐसा मकाम बना के जीतना उनको। 13 साल की क्लास उड़ी पड़ के भाग के ना पूरे बच्चे खैर हो रहे पूरे लाइन से ठहरा दे बच्चे। वो है एक्चुअली टीचर पर। यहाँ पर क्या करना, मतलब समझ रहे ना एक्चुअली, ना साइकोलॉजी समझ रहे, ना पेडागॉजी समझ रहे, ना फिलॉसफी समझ रहे, ना वैल्यूज मालूम, ना ऑब्जेक्टिव्स मालूम, ना स्पेसिफिकेशंस मालूम, कुछ नहीं मालूम है हमारे को। क्यों नहीं मालूम? तो बोलने वाले नहीं थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सुन रहे, समझ रहे कॉन्सेप्ट को, तो आपको मालूम होता। इसलिए पेस्ट्रोलॉजी क्या बोला, पेस्ट्रोलॉजी स्विट्जरलैंड के क्या बोले, मैं बहुत पसंद करता हूँ पेस्ट्रोलॉजी को। एवरी टीचर शुड बी ए साइकोलॉजिस्ट। सही बात है, इसलिए बीएड में साइकोलॉजी को रखे। साइकोलॉजी क्यों रखे बीएड में किसी को नहीं मालूम, बस पढ़ते जा रहे हैं, चल रही कहानी, वो समझ में नहीं आ रहा किसी। एनीवे, यहाँ पर डायलॉग है, देखो मेरे, आप देख सकते हैं नीचे, एवरी टीचर शुड बी ए साइकोलॉजिस्ट बोल के लिखा मेरे स्लाइड में। कौन बोले सो डायलॉग है ये? पेस्ट्रोलॉजी बोले सो डायलॉग। देख रहे हैं? नहीं सर, हम आपको देख रहे हैं, टाइम नहीं मिला सर, आप ही बोलो ना सर, तो किताब बोलो, लिखा हुआ दिख रहा आपको स्क्रीन पे, एवरी टीचर शुड बी ए साइकोलॉजिस्ट बोल के पेस्ट्रोलॉजी। बहुत बड़ी बात बोले। तो क्योंकि टीचिंग लर्निंग एक दूसरे पे डिपेंड है, इसीलिए तो टीचिंग का डेफिनेशन क्या है, टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल, टू पर्सन, टू वे प्रोसेस है। इन नाइसिकरा खूब मारते हैं उसको, उन्हें भी उसको भी अगर चांस दिए, आरटी में एक चेंज आने वाला है फ्यूचर में। टीचर सही नहीं पढ़ा तो बच्चे मारो बोल, तो बच्चे मारना शुरू करे थे फिर टीचरों को, तुम अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तुम अच्छा नहीं पढ़ा के मारो। सेक्शन 17 क्या पढ़ा, नहीं मारना पड़ रहा बच्चों को। अब वो 17 को निकाल के दूसरा कोई सेक्शन लगा के, टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तुम टीचरों को मारो बोल, तो बच्चे मारना शुरू करते, कमेंट शुरू करना, कमेंट कर सकते। तो लिहाजा टीचिंग भी अच्छी होना तो लर्निंग अच्छी होगी।
टीचिंग अच्छी होना वो तो अच्छे बच्चों को, इंटेलिजेंट बच्चा कैसे ही पढ़ लेता। मेन चैलेंज क्या है बोलते हो, जो स्लो लर्नर्स है उनको डेवलप करना चाहिए आपकी सही टीचिंग है मेरी नजर में, क्योंकि आपको मेथड्स मालूम, आपको एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मालूम, डोमाइंस मालूम, रेमेडियल क्लास क्या है मालूम, और स्पेशल क्लास क्या है मालूम, स्टडी अवर्स क्या है मालूम आपको। हाँ, आप फिर आप बीएड करे सो मकसद क्या है आपका मालूम, टेट क्वालिफाइड है आप, टीएसपीसी क्वालिफाइड है आप, ट्राइब एग्जाम लिख के आप, बड़े बड़े एग्जाम लिखे आप, साइकोलॉजी भी कर लिया आप, बीएड में साइकोलॉजी पढ़े ना एक साल, प्रैक्टिकल्स भी करे, रिकॉर्डा लिखे, उसके बाद भी आप बच्चे को नहीं सुधार सके तो कैसा होगा सुधारना। गोल्ड सोना जो होता पहले क्या रहता, सोना कच्चा रहता, एक चौक वाली बिस्किट रहता, उसको क्या करते, उठाते, गलाते, मारते, फोड़ते, तोड़ते, टेढ़ा बिंगा करके 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 शेप में लाते। किसका काम है वो? जेवर बनाना किसका काम है? टीचर का है, सुनार का है, सुनार का है, सुनार का है। तो हम भी क्या है, हम भी सुनार है बच्चे के। बच्चा क्या है बोले तो रॉ मटेरियल है हमारे लिए, रॉ मटेरियल। एक लकड़ी है, वो लकड़ी को मार के आप चेयर बनाते, वो लकड़ी को मार के आप दरवाजा बनाते, वो लकड़ी को मार के आप विंडो बनाते, ठीक है ना, विंडो। फ्रेम्स ऑफ माइंड, होवर्ड गार्डनर, आप उसका फ्रेम बना के उसको मल्टीपल इंटेलिजेंस उसकी चेक करते, फ्रेम्स ऑफ माइंड मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस उसके अंदर जो लकड़ियां लगाते, खिड़की में लगाते ना, मल्टीपल विंडोज, मल्टीपल डोर। होवर्ड गार्डनर को याद करो, एस्ट्रोलॉजी को याद करो, जॉन डी को याद करो, वाइगाट्स्की को याद करो, जीन पियाजे को याद करो, बंडूरा को याद करो। इमिटेशन, आपको भी देख के सीखता बच्चा, इमिटेशन, लर्निंग बाय इमिटेशन। एनीवे, शैल वी स्टॉप? बोलिए। एग्जाम्पल। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलिए जवेरिया। जी सर, टेस्ट में आप यूजेबिलिटी के बारे में नहीं बोले सर। टेस्ट में जो 4 बोले थे ना, उसमें यूजेबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी, यूजेबिलिटी में तो वही होता है ना, देखो हाथ बोलते मालूम पड़ प्रैक्टिकेबिलिटी यूजेबिलिटी में तो लिख लो, यूजेबिलिटी लिखना है तो इस्तेमाल करना है, यहाँ लास्ट में यहाँ लिखा है ना मैं आपको, देखो ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकेबिलिटी तो यूजेबिलिटी में चाहता है, इस्तेमाल भी करना, उसको इस्तेमाल करने के लायक भी रहना वो चीज, इस्तेमाल करने के लायक भी रहना वो चीज, ठीक है। लिख लो 5th पॉइंट यूजेबिलिटी बोल के लिख लो। ये देखिए आपकी क्रिएटिविटी है, मैं आपको थोड़ा सा एक उंगली पकड़ तो मैं, ठीक है, थोड़ा सा पुश कर तो मैं, आखिर का फर्दर भी आप डेवलप कर ले सकते। मैं कंप्लीट पढ़ा भी नहीं सकता ना आप लोग, क्योंकि टाइम लैगिंग है हमारे पास। एनी क्वेश्चन, एनी फर्दर क्वेश्चंस? एनी फर्दर क्वेश्चंस? शैल वी स्टॉप? शैल वी स्टॉप? शैल वी स्टॉप? Yes, sir. सर। कुछ डाउट्स है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लो, ठीक है ना। बहुत सारे डाउट्स आते हैं। डाउट्स किसको आते हैं? मतलब पढ़ने वाले को जाते हैं, वो पढ़ने वाला कामयाब होता सीटेट में। ये खाली बैठ के सुनने वाले रहता ना, यूं सुनने वाले, क्या सुन रहे हैं यार, तो अगर मैं हेडफोन लगा लेके मैं गौर करूं, वीडियोस में देख रहा हूँ, क्या मन है उनके, बस एक ही लोरी चरी जमील सार की मस्त नारी सुबह सुबह। अब मेरी क्लास बंद होने का उठते हुए लौट के हो गई क्लास, हो गई क्लास, फोना करते क्या बोले यार जमील सर, अरे तुम भी थे ना, नींद लग गई, आंख लग गई, नींद नहीं आई, आंख लग गई, कटर बंद हुई थी उसकी। बोलिए सर, स्टेजेस ऑफ लर्निंग जो है सर, वो कैसा पढ़ना, वो क्या है टॉपिक, थोड़ा कुछ बोले तो आप मालूम हो जाता। कहाँ पर है वो स्टेजेस ऑफ लर्निंग बोल के? हम सीटेट का जो सिलेबस पढ़े सर, उसके अंदर देखे थे। अच्छा, स्टेजेस ऑफ लर्निंग तो को उसके समझना बारे बोलता में, हूँ। हाँ, स्टेजेस ऑफ लर्निंग को समझना बोलता हूँ। एलिजाबेथ हरलॉक के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को समझ। हर दौर में बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता, जैसा कि हम जीन पियाजे में देखें, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अतराफ अकनाफ के माहौल से सीख रहा, प्री ऑपरेशन स्टेज में एनवायरनमेंट अपने नेबर से सीख रहा, और कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में ठोस तजुर्बा यानी टीएलएम्स का ज्यादा इस्तेमाल करके सीख रहा, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में उसका लर्निंग तरीका क्या है, वो स्टेज में कैसी लर्निंग है उसकी बोले तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वहां पर रेशनल थिंकिंग, वहां पर ट्रायल एंड एरर की बेस पे, या नहीं तो फिर उन्हें लॉजिकल थिंकिंग, हाइपोथेसिस, हाइपोथो डिडक्टिव बोल के बताया था मैं आपको, यानी हाइपोथेसिस को फ्रेम करके मफरूज़े कायम करके सीख रहा बच्चा, हाँ ये गलत है ये सही है बोल।
तो हर दौर में अलग अलग तरीका होता है बच्चे का सीखने का, इसलिए हम स्टेजेस सिखाते हैं। अगर आप कोइलबर्ग का एक नजरिया देखेंगे तो वहां पर अखलाक कैसा उसका सीखने का तरीका, अखलाक के बारे में। हाँ अखलाक कैसा सीख रहा बच्चा या जहनी तरीके से कैसा सीख रहा बच्चा। तो लर्निंग स्टेजेस जो होते हैं हर एज में हर एक के अलग अलग है, ठीक है ना। जीन पियाजे में देखे तो 0 to 2 years, 2 to 7 years, फिर इसमें दर्जा बंदी है, इंटीजर स्टेज बल्कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो आप पूरे लर्निंग थीरीज को समझ गए, डेवलपमेंटल थीरीज को समझना है, एलिजाबेथ हरलाक के स्टेजेस को समझना है और डेवलपमेंटल स्टेजेस को समझना है, फिर लर्निंग थीरीज को समझना है और फैक्टर्स ऑफ लर्निंग को भी समझना है। फैक्टर्स दो किस्म के होते हैं, एनवायरमेंटल हेरिडिटी बेस्ड और एनवायरमेंटल बेस्ड, ठीक है ना। फैक्टर्स ऑफ लर्निंग को समझना है। फैक्टर्स ऑफ लर्निंग में हमारे पास हेरिडिटी बेस्ड होते हैं, एनवायरमेंटल भी होते हैं, ठीक है ना। एनवायरमेंटल लैंग्वेज है, लैंग्वेज लर्निंग, इज इट हेरिडिटी और इज इट एनवायरमेंटल फैक्टर, बताइए मेरे को। एनवायरमेंट फैक्टर है, एनवायरमेंट समाज के जरिए फैक्टर, फर्क। हाँ उन्हें हमारे घर के पास तमिल के लोग रहते हैं यहाँ पर, बच्चे तमिल भी सीख ले रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। जी एन्ना पोन्ना क्या की बोलो, चेन्नई एक्सप्रेस में उन्हें पद्मिनी को कौन है वो, दीपिका पदुकोण बात कर चेन्नई दीपिका, हाँ मुनियम्मा बोलता ना। तो आप जो माहौल में तो माहौल में सीखते हो, एनवायरमेंटल फैक्टर है, समझ रहे हैं। कल्चरल फैक्टर अलग जी है, हाँ हर एक का अलग अलग हेरिडिटिकल फैक्टर अलग होता है। तो ये लर्निंग के स्टेजेस एंड डेवलपमेंट। शैल वी स्टॉप? यस सर। कुछ फायदा हुआ आज क्लास से? हुआ कुछ? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा। यहाँ बोले तो फायदा नहीं है, सीटेट में लाके दिखाना आप 90 above 100 above। सर असेसमेंट बाय लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसके बारे में बोलना था। मैं असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग बोला नहीं बोला? बोलो जी आप लोग पुरानी क्लास में। बोले सर। फिर अब कैसा बोलूं मैं? फिर भी शॉर्टकट में बोल देता हूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग बोल दो बिफोर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोल दो आफ्टर टीचिंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग बोल दो बिफोर टीचिंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोल दो आफ्टर टीचिंग। ऑफ बोल दो आफ्टर, फॉर बोल दो बिफोर, ये कोड है याद रख लो। ऑफ बोल दो आफ्टर, फॉर बोल दो बिफोर, ये कोड है। बिफोर टीचिंग जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोल दो आफ्टर टीचिंग, ये दो हो गए। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग बोल दो ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द कोर्स बोल दो फॉर्मेटिव असेसमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया, यहाँ पर आप लोग लिख ले सकते हैं और एक चीज यहाँ पर, ये नोट्स में लिख ले सकते हैं, ये लास्ट में नोट्स में या लिख ले सकते हैं यहाँ पर, ये नोट्स है ना, देखो यहाँ पर, यहाँ डायग्नोस्टिक बोलते क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, समेटिव बोले तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर्मेटिव बोले तो असेसमेंट एज लर्निंग। ये जो टेबल है, टेबल में नीचे 6th पॉइंट लिख लो, असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव में यहाँ क्या लिखते हैं 6th पॉइंट, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। समेटिव में क्या लिख लेते हैं, असेसमेंट, क्या लिख लेते हैं समेटिव में? पुराने स्टूडेंट्स बोलना मेरे को, या असेसमेंट फॉर लर्निंग, हाँ यहाँ पर ऑफ आता, ऑफ का मतलब आफ्टर एग्जाम्स, आफ्टर टीचिंग, आफ्टर लर्निंग। क्लियर? जो डाउट पूछे उन्होंने बोला मेरे को, हाँ साहब समझ में आया, बोले तो बंद कर दूं दुकान, ये क्लास फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग। डायग्नोस्टिक बोल तो फॉर लर्निंग, समेटिव बोले तो ऑफ लर्निंग, फॉर्मेटिव बोले तो एज लर्निंग, इन लर्निंग। क्लियर? जो डाउट पूछे उन्होंने बोलना मेरे को, हाँ साहब समझ में आया बोल के। हाँ सर समझ में आया। टीचिंग करने से पहले जो आप असेसमेंट करते, बच्चों की जो जांच करते, बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज चेक करते ना, साबिका मालूमात जो जांचते ना बच्चों के, वो डायग्नोस्टिक है, वही असेसमेंट फॉर लर्निंग है। उनको इक्तिसाबी माहौल फराहम करने के लिए जो जांच की जाती, फॉर का मतलब के लिए, आप बोले तो की या का। असेसमेंट फॉर लर्निंग बोले तो इक्तिसाब के लिए जांच करना हो सकता है, इक्तिसाब के लिए या तदरीस के लिए भी हो सकता, खाली बच्चों पे नहीं डालना, अपने ऊपर भी लेना। असेसमेंट फॉर लर्निंग बोले तो बच्चों को सिखाने से पहले जो टेस्ट लेते, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, साबिका मालूमात की जानकारी क्या है बोलता, असेसमेंट फॉर लर्निंग। होने के बाद जो इम्तिहान लेते ना, उसको क्या बोलते?